अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 27वें नंबर का सूत्र है और यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। सूत्र है ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। पदच्छेद करेंगे। ऊ कालः प्रथमा का एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर जो ऊ कालः शब्द है उसमें ऊ जो है उसमें 3 ऊ मिले हुए हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समास करेंगे। उश्च, ऊश्च और ऊश्च इति वह। ठीक है, उसके पश्चात वाम कालः इव कालो यस्य स ऊ कालः। है ना, बहुव्रीहि समास हुआ। पहले क्या किया आपने? उश्च, ऊश्च, ऊश्च इति वह। कैसे वह बन जाएगा? ऊ संप्रसारण नहीं होगा, यणादेश होगा। ऊ आगे जस वह बन जाएगा उसको। ठीक है, फिर वाम काल इव कालो यस्य। वाम कहाँ बन गया? षष्ठी के बहुवचन में बन गया। तो वाम काल इव कालो यस्य स ऊ कालः। ठीक है, यानी ऊ काल के समान काल है जिनका, वो क्या कहलाएगा? ऊ काल। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में समास करेंगे। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये कौन सा समास है? पर समाहार द्वंद्व में तो नपुंसकलिंग होता है, इतरेतर में बहुवचन होना चाहिए। यदि समाहार है तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, यदि इतरेतर है तो बहुवचन होना चाहिए। पर यहाँ तो एक वचन है और पुल्लिंग है। ऐसा कैसे? तो इसके लिए है कि ये यहाँ पर इसी ज्ञापक से, है ना, ये ज्ञापित होता है कि कहीं कहीं पर समाहार द्वंद्व समास में नपुंसक लिंग का अभाव भी होता है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने, है ना, अनेक सिद्धांत तो सूत्रों के माध्यम से कह दिए हैं, किंतु कई सिद्धांत, कई तथ्य जो हैं वो क्या हैं, है ना, उसके माध्यम से कहा है, ज्ञापक के माध्यम से। और ज्ञापक क्या होता है? आचार्य की प्रवृत्ति जो होती है, आचार्य ने ऐसा निर्देश कर दिया, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में ये नपुंसकलिंग कर दिया। तो अभी एक प्रकार से उन्होंने ये संदेश दिया कि समाहार द्वंद्व समास में प्रायः नपुंसकलिंग होता है, किंतु कहीं कहीं पर पुल्लिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति तो किसी की भी नहीं आ रही है। ऊ इत्येवं कालः यः अच स यथा संख्यम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञको भवति। ऊ इत्येवं कालः यः अच सः यथा संख्यम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञको भवति। आप लोगों को कई बार कहा है कि पहले अष्टाध्यायी अधिकारानुवृत्ति क्रम से अर्थ कर लिया करिए, उसके बाद कापी में उसको लिखा करें। ठीक है, तो पहले उसका प्रयास करिए अर्थ करने का, यही तो इसकी विशेषता है। बोलिए, अर्थ क्या हुआ? यथा संख्यम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञको भवति, है ना। तो आपको पहले बताया था कि ऊ ये क्या है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, इस काल वाले जो भी अच हैं, इस काल वाले यानी एक मात्रा काल वाले, 2 मात्रा काल वाले, 3 मात्रा काल वाले जो भी अच हैं, उन सभी अचों की क्या होती है? क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। समास में कहा ना कि वाम काल इव कालो यस्य, इनके काल के समान काल है जिनका, उन सब की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं हो जाएंगी।
ठीक है। अब आप इसका उदाहरण देखेंगे। सभी संज्ञाओं करने का कोई ना कोई प्रयोजन है। तो ह्रस्व का उदाहरण है दधिच्छत्रम, मधुच्छत्रम। दीर्घ संज्ञा का है कुमारी, गौरी। प्लुत का है देवदत्त, अत्रन, वसी। देवदत्त, अत्रन, वसी। देवदत्त के आगे आप 3 लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें ह्रस्व दीर्घ तो आपको मालूम है, अ, आ, ई ऊपर लगा देते हैं, उ, और फिर उ में इधर की ओर निशान लगा देते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ तो अलग अलग उनका लेखन का क्रम है, उनकी लिपियां अलग अलग हैं। किंतु प्लुत का द्योतन कराने के लिए कोई अलग से लिपि नहीं की गई है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके आगे 3 लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके आगे 3 लिख देते हैं। जैसे ओम है ना, ये तो ओम में ओ के आगे क्या लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये क्या तात्पर्य है इसका, कि जो ओ है ये प्लुत है। तो प्लुत यानी त्रिमात्रा। तो ये 3 मात्रिक वर्ण है, त्रिमात्रिक वर्ण है, प्लुत संज्ञक है। इसको द्योतित कराने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। और एक मात्रिक ह्रस्व का अलग लिपि है, दीर्घ की अलग लिपि है, किंतु प्लुत की लिपि में कोई भेद नहीं है। प्लुत में क्या होता है, केवल उसकी त्रिमात्रता को द्योतित करने के लिए वहाँ पर 3 लिख करके उसे द्योतित करते हैं। इसको आप ध्यान में रखना। तो ह्रस्व संज्ञा की है ना, दधिच्छत्रम उदाहरण है इसका। दधि, क्या कुछ पूछना नहीं, दधि उदाहरण है। तो दधि आगे छत्रम। अब यहाँ पर देखो दधि ई है ना, एक मात्रिक है। तो इस ई एक मात्रिक की क्या हो गई, ह्रस्व संज्ञा हुई। आगे छत्रम है, यहाँ सूत्र लगेगा 6 च। षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद के 71वें नंबर का सूत्र है ना। ये तुक प्रकरण का सूत्र है। ये क्या प्रकरण है, ये तुक प्रकरण का यह सूत्र है, ठीक है। ऊपर से ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक से ह्रस्वस्य की अनुवृत्ति आएगी। क्या आएगी, ह्रस्वस्य की अनुवृत्ति आएगी। सूत्र का अर्थ हो जाएगा छकारे परतः ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति, ठीक है। संहितायाम, संहिता विषय में छकार परे हो तो ह्रस्व को तुक आगम होता है। ये तुक प्रकरण के 3-4 सूत्र हैं, केवल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, दधि ह्रस्व है, छत्र में 6 छकार परे है, यहाँ पर तुक आगम हुआ। तुक कित है, अतः कहाँ उपस्थित होगा, ये आद्यंतो टकितो से ये हाँ अंतिम में हो जाएगा। तो दधि तुक, तुक का क्या शेष बचेगा, त, दधि त छत्र, स्तोष्टुनाष्टु सूत्र लग जाएगा। शकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग को शकार चवर्ग हो जाएगा। तो जो छ है वो चवर्ग है, उसके योग में जो त है उसको क्या हो जाएगा, चकार हो जाएगा। तो बन जाएगा दधिच्छत्रम। ऐसी मधुच्छत्रम। तो ह्रस्व संज्ञा करने का प्रयोजन यहाँ पर क्या है, ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक की अनुवृत्ति लेकर के 6 सूत्र से तुक आगम करना, ठीक है। अगला उदाहरण है कुमारी, गौरी। कुमारी शब्द है, कुमार शब्द से वैसे प्रथमे से हम नीप कर लेते हैं, कुमारी बनाते हैं। कुमारी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके, है ना, कुमारी शब्द की तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में ञंत होने से स्वज समोट सूत्र से यहाँ पर स्वाद्युत्पत्ति हो गई। उसके पश्चात द्व्यकयोर द्विवचनई का वचन है, इस सूत्र से आप एक वचन में सु ले आएंगे। कुमारी आगे सु। अब यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। उससे पूर्व कुमारी, क्योंकि द्विमात्रिक ई है, अतः उसकी क्या हो जाएगी, दीर्घ संज्ञा होगी। दीर्घ संज्ञा होने से हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र ने कहा हलंत दीर्घ दीर्घ आबंत से उत्तर सूति सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। जहाँ पर दीर्घ है कुमारी, दीर्घ ञंत से उत्तर जो सु, उसका क्या हो गया, वो की उपदेश जनुनासिकेत से पहले आप संज्ञा कर लेंगे और फिर सकार का लोप करके कुमारी। गौरी, गौरी में शीत गौरा दिभ्यक्ष सिंगीश आता है। तो यहाँ पर दीर्घ संज्ञा करने का प्रयोजन है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल,
इससे सु का लोप हो। उसके पश्चात आ जाइए प्लुत में। प्लुत का उदाहरण है देवदत्त अत्रन्वसी। देवदत्त अत्रन्वसी, तो देवदत्त रखिए। यहां पर हम सूत्र लगाते हैं अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः। कहीं पर पहले से दीर्घ होता है, कहीं पर हम उसको दीर्घ करते हैं, कहीं पहले से प्लुत रहता है, कहीं हम उसे प्लुत करते हैं। तो देवदत्त अत्रन्वसी, देवदत्त क्या तुम यहाँ हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रश्न करा और उसके बाद फिर वो आम हो करके उत्तर देगा। तो यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः। ठीक है, प्लुत प्रकरण है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः सूत्र है, उसी के आगे प्लुत प्रकरण चलता है पाद पर्यंत। सामान्य रूप से वाक्य के टी भाग को प्लुत उदात्त होता है। ठीक है ना, कोई भी वाक्य हम जब बोलते हैं या तो संबोधन में, किसी को यदि हम संबोधित कर रहे हैं तो हमें उसे थोड़ा सा लंबा, हम उसे त्रिमात्रिक प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा। अभिवादन में होता है प्रणवष्टे है, जब हम ओमकार का उच्चारण प्रारंभ में, मंत्र के प्रारंभ में करते हैं तो भी क्या हो जाता है, उसको प्लुत हो जाता है। ऐसे ही अन्यत्र भी आगे के बहुत सारे सूत्र हैं यहाँ पर जिनमें ये बताया गया है कि प्लुत कहाँ होता है। और प्लुत होता कहाँ है, वाक्य के टी को होगा, यानी पूरे वाक्य का जो अंत्य अच होगा, जिसकी टी संज्ञा होती है, वहाँ पर प्लुत होता है। उसके आगे सूत्र हैं जो ये भी बता, दूराद्धूते च, किसी को दूर से जब बुलाना होता है तो बुलाते हैं ना, देवदत्त आगच्छ, तो उसको हम क्या करते हैं, अंतिम वाक्य को प्लुत कर देते हैं, त्रिमात्रिक कर देते हैं। इसी प्रकार से एक सूत्र है अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः। कहते हैं जब प्रश्न और आख्यान हो, प्रश्न यानी हमने प्रश्न किया और उधर से आख्यान यानी उत्तर प्राप्त हुआ हमें उसका, तो प्रश्न आख्यान गम्यमान हो तो अनंत्यस्य और अपि ग्रहणात् अंत्यस्य, यानी अंत्य और अनंत्य दोनों में ही प्लुत होता है। ठीक है, एक साथ नहीं होगा, या तो अनंत्य को होगा या फिर अंत्य को होगा। तो अनंत, वैसे सामान्य रूप से टी को कह रहे हैं, टी को कहने का मतलब कि अंत्य को हो रहा है, किंतु यहाँ पर क्या कह दिया, अनंत्यस्यापि, यानी अनंत्य को भी हो सकता है। ठीक है, तो अनंत्य में कहाँ होगा, उसके लिए भी सूत्र है गुरोरनृतो अनंत्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम, है ना, कि जो गुरु होता है, रिकार वर्जित जो गुरु होता है, गुरु मतलब जो द्विमात्रिक वर्ण होंगे उनमें क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, तो इसको आपने क्या किया कि देवदत्त, ये संबोधन का वाक्य है, तो देवदत्त, इसके आप पहले क्या करेंगे, प्लुत कर लेंगे इस, है ना, तो प्लुत करने का मतलब क्या हो गया, उसको त्रिमात्रिक कर देंगे। इसलिए आपने क्या कर लिया, देवदत्त, इसके आगे आपने 3 लिख लिया, और फिर जब देवदत्त बन गया तो ये संबोधन ही एक प्रकार से, तो संबोधन है जैसे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आती है, प्रथमा का सु आएगा और उस सु को फिर वही क्या होगा, यहाँ पर आगे अत्र है, तो अत्र है, इसलिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, पहले तो देवदत्त का जो सकार है उसको ससज शोरू से रू करेंगे, फिर भो भगो अभो अपूर्वस्य योशी, इससे अश के परे रहते उस रेफ को क्या कर देते हैं, या करते हैं, और फिर उस या का लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य से उस यकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देवदत्त अत्रन्वसी, विसर्ग नहीं रहेगा यहाँ पर, देवदत्त अत्रन्वसी। बात समझ में आ गई। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत करने के ये प्रयोजन है कि प्लुत होता है, तो प्लुत कहाँ कहाँ होता है ये प्रकरण में आपको बता दिया गया। आगे चलते हैं। अचश्च, अचः षष्ठी का एक वचन, च अव्यय पदम। यह सूत्र परिभाषा सूत्र है। यह सूत्र क्या है, परिभाषा सूत्र। अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से अच की और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः की।
अच की और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः की। और ये भी परिभाषा सूत्र है, और परिभाषाएं किसके लिए होती हैं? स्थानीय नियमार्था। परिभाषेयम स्थानीय नियमार्था, यह परिभाषा सूत्र है जो कि स्थानीय के नियम के लिए है। स्थानीय का नियम तात्पर्य क्या है कि यह कहाँ होगा, है ना। जैसे इको गुण वृद्धि सूत्र था, वो क्या था, वहाँ पर भी गुण वृद्धि कहाँ हो, स्थानीय का निर्देश करता था। इसी प्रकार से ये परिभाषा भी क्या है, स्थानीय का नियम करती है। एक बार समास तो इसमें होगा नहीं, किंतु अर्थ करेंगे। अर्थ होगा सूत्र का ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं विधीयमानः यह अच सह अचः एव स्थाने भवति। अर्थ बोलिएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं विधीयमानः यह अच सह अचः एव स्थाने भवति। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा नाम लेकर जो, है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत रूप अच का विधान किया जाए, वह अच के स्थान में ही होता है। आपको एको गुण वृद्धि का अर्थ याद आ रहा है कि गुण हो जावे, वृद्धि हो जावे, ऐसा गुण वृद्धि का नाम लेकर जो गुण वृद्धि विधान किए जाते हैं वे किसके स्थान पे होते हैं? इक के स्थान में। इसी प्रकार से आपने देखा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं अचों की होती हैं। इनका ये कहना है कि यदि ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, ऐसा ह्रस्व दीर्घ प्लुत का नाम लेकर यदि अच का विधान किया जाता है, यानी ह्रस्व रूप अच का, दीर्घ रूप अच का, प्लुत रूप अच का विधान किया जाता है, तो वो भी किसके स्थान पे होता है? अच के ही स्थान में होता है। ठीक है, इससे ये पता पड़ता है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो संज्ञाएं होती हैं, एक तो वो अच की ही होती हैं, और है ना, अब जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि दिवा औत, अब ये औ है, द्विमात्रिक है, तो ये भी दीर्घ संज्ञक है, किंतु ये जो औ है ये दीर्घ ऐसा कह करके विधान नहीं किया गया है, इसलिए ये अच के स्थान पे नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जैसे औ है, तेदादि नाम हम अविधान करते हैं, अ जो है वो ह्रस्व है, किंतु ह्रस्व भवति ऐसा कह करके तो विधान नहीं किया, इसलिए वो अच के स्थान पे नहीं होगा। वो जहाँ निर्देश करेंगे वहाँ हो जाएगा। किंतु ह्रस्व भवति, दीर्घ भवति अथवा प्लुतः भवति ऐसा कह करके जो कार्य विधान किया जाएगा वो किसके स्थान पे होगा? वो अच के स्थान पे ही होगा। इस प्रकार से परिभाषा सूत्र हो गया ये। ठीक है, चलिए अब इसको उदाहरण देख लीजिए। सिद्धियां आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अतिरि अतिनु उपगु, ये उदाहरण किसमें पढ़े थे आप लोगों को याद है? हाँ, एच इग्र स्वादेश में पढ़ा था। तो हम सिद्धियां आपको नहीं बता रहे हैं। विग्रह आपने किया था अतिक्रांतम रायम यत कुलम तत् अतिरि कुलम। तो यहाँ पर जब अतिरई था, इसको आपने क्या किया था? इसकी अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा भी होती है, इसके आगे जो सु आता है उसका अव्ययदाव सुपह से लुक भी हो जाता है, किंतु उससे पहले जो अतिरई है इस स्थिति में ये अव्यय संज्ञक है, अतः अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग भी होता है। फिर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र लगता है। इन सभी में ही क्या लगता है? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। उसका अर्थ आपने क्या किया था? नपुंसके वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अजंतस्य ह्रस्व भवति। नपुंसक लिंग में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। तो ये अचः कहाँ से आ गया? ठीक है, तो जैसे इको गुण वृद्धि में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर भी गुण वृद्धि विधान करने वाले सूत्र हैं और जहाँ स्थानीय का नियम नहीं किया है, कि जहाँ ये नहीं बताया कि अच को वृद्धि होगी कि आकार को वृद्धि होगी, वहाँ इकह पद उपस्थित होता है ना, और आप सूत्र का अर्थ क्या कर देती हैं? इगंत अंग को गुण होता है। ऐसा अर्थ किया था आपने सार्वधातु का धातु का योग का। इसी प्रकार ये भी क्या करेगा कि जहाँ जहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधान करने वाले सूत्र होंगे वहाँ क्या हो जाएगा? अचः यह पद उपस्थित हो जाएगा, और सूत्र का अर्थ क्या कर देगा? अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है या अजंत अंग को दीर्घ होता है। दीर्घ करने वाले भी सूत्र हैं,
आपको केवल ह्रस्व का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने पीछे उसकी सिद्धियां पढ़ी हुई हैं। तो जहां पर भी स्थानीय का निर्देश नहीं होगा, स्थानीय मैंने समझ गए, स्थानम अस्य स्थिति स्थानीय, जिसको आदेश किया जाता है वो स्थानीय होता है। स्थानीयवत सूत्र आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये परिभाषाएं क्या करती है, स्थानीय का नियम कर रही है ये परिभाषा, कि जहां पर स्थानीय का निर्देश नहीं किया कि किसको ह्रस्व होगा, जहां पर स्थानीय का निर्देश नहीं किया कि किसको ह्रस्व होगा, किसको दीर्घ होगा, किसको प्लुत होगा, वहां पर ये परिभाषा उपस्थित होगी और वहां पर अचः यह पद उपस्थित होगा। कैसे उपस्थित होगा, जैसे इकः पद उपस्थित होता है। सिचि वृद्धि प्रश्न प्रदेशों में इकः पद उपस्थित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से वहां पर उपस्थित होता है, सार्वधातु कार्धातु में उपस्थित होता है। तो जहां जहां पर भी स्थानीय का निर्देश नहीं हुआ वहां वहां ये पद उपस्थित होता है। इसी प्रकार से जहां जहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत में स्थानीय का निर्देश नहीं है वहां वहां अचः पद उपस्थित होगा। तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक में क्या कह दिया कि नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। तो प्रातिपदिक में तो कई सारे अच हैं, किसको होगा, तो कह दिया कि अच को होगा, और वो भी फिर वहां तदंत विधि हो गई। तो अजंत जो प्रातिपदिक उसको ह्रस्व हो जाता है। तो आई को अब ह्रस्व क्या हो, तो एच एक ह्रस्वादेश ने कहा कि एच के स्थान में तो इक ही ह्रस्व होगा, अ नहीं होगा। इसलिए आई के स्थान पे ई ह्रस्व हुआ। और दूसरा उदाहरण क्या था, अतिनु, औ के स्थान पे उ ह्रस्व हुआ, और उपगु में भी ओ के स्थान पे उ ह्रस्व होता है। बस समझ में आ गई। तो इस प्रकार से यह सूत्र है जो कि यह निर्देश करता है कि यदि ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, वो भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत का नाम लेकर के, तो वो किसके स्थान पे होते हैं, अच को ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होंगे, ठीक है। किंतु जैसे अ विधान कर रहे हैं, औ विधान कर रहे हैं, तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हुए भी सभी अच या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा या प्लुत होगा, किंतु वो विधान ह्रस्व दीर्घ प्लुत से नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी। तो जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत का नाम लेके विधान करेंगे तभी ये अच के स्थान पे होते हैं। तो इस प्रकार से अचष्ट सूत्र क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का स्थानीय निर्देश करते हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहाँ होते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ।